तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 11 फरवरी 2023 की, साथ ही में दिन है शनिवार का। वहीं हिंदी तारीख है कृष्णा पंचमी और महीना चल रहा है फाल्गुन का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है काऊ हक डे को लेकर। जानकारी के मुताबिक एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने 14 फरवरी को काऊ हक डे मनाने की अपील को वापस ले लिया है। हालांकि साथ ही में बोर्ड ने कहा है कि गाय को गले लगाने के फायदे हैं। दोस्तों जैसे कि शायद आप जानते होंगे 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। इस दिन काऊ हक डे मनाने की अपील के बाद से सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग नाराजगी जता रहे थे और कई लोग इसका मजाक भी उड़ा रहे थे कि आखिर ये कैसी अपील की गई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि गाय को गले लगाओ। कई लोग ये भी तर्क दे रहे थे कि कई गायें ऐसी हो सकती हैं जो गले लगाते समय पैर वगैरह मार दें तो फिर क्या करेंगे। इसी बीच सोशल मीडिया पर इस अपील को लेकर सैकड़ों मीम्स और कई जोक्स भी बनाए गए। हालांकि अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने अपनी अपील को वापस ले लिया है। बाकी दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि जो काऊ हक डे की अपील की गई थी यानी कि आने वाले 14 फरवरी को गाय को गले लगाया जाए तो आपके हिसाब से ये अपील करना कैसा था। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है शाहरुख खान की घड़ी को लेकर जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जी हाँ, सुपरस्टार शाहरुख खान को हाल ही में फिल्म पठान के एक इवेंट में ब्लू रिस्ट वॉच पहने हुए देखा गया था। शाहरुख खान की इस घड़ी की कीमत जानने के बाद हर कोई हैरान हो रहा है। दरअसल अभी हाल ही में बीते 9 फरवरी को दीपिका पादुकोण ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें शाहरुख खान उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। जाहिर बात है शाहरुख खान की इस नीली घड़ी ने कई लोगों का ध्यान खींचा। वहीं कुछ फैंस ने सोशल मीडिया पर फैशन ब्लॉगिंग अकाउंट डैड सभ्या से इस बारे में पूछा कि आखिर ये घड़ी कितने की है। इसके जवाब में डैड सभ्या की तरफ से बताया गया है कि ये घड़ी ऑडेमर्स पिग्यूएट की है जिसकी कीमत 4 करोड़ 58 लाख रुपए है। जाहिर बात है इसकी वजह से कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कितने पैसे में तो मुंबई में एक फ्लैट आ जाता है जितने की शाहरुख खान ने घड़ी पहन रखी थी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राजस्थान के पेश हुए बजट में कई बड़े बड़े ऐलान होने को लेकर। दोस्तों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते शुक्रवार को अपना 10वां बजट पेश किया। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के लिए यानी कि राजस्थान के लोगों के लिए कई बड़े बड़े ऐलान किए हैं। दोस्तों इन ऐलानों को सुनने के बाद आपका भी मन करेगा कि आपके राज्य में भी जिस भी पार्टी की सरकार है वो इसी तरह का ऐलान करे। तो पहला बड़ा ऐलान किया गया है कि 11 लाख किसानों को हर महीने 2000 यूनिट बिल्कुल फ्री में बिजली दी जाएगी। आपको बता दें अभी तक 1000 यूनिट की छूट थी लेकिन अभी इसे बढ़ाकर 2000 कर दिया गया है। वहीं कहा गया है रोडवेज में महिलाओं को अब आधा किराया ही देना होगा यानी बस द्वारा यात्रा करने पर महिलाओं को आधा किराया देना होगा। इससे पहले 30% की छूट मिलती थी जिसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। वहीं एक और बड़ा ऐलान किया गया है जिसमें ये बताया गया है कि सभी बोर्ड निगमों यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को भी अब ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। करीब 1 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। वहीं राजस्थान की सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है जिसमें ये कहा है कि कोरोना काल में जो भी बच्चे अनाथ हुए हैं तो ऐसे बच्चों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। वहीं एक और बड़ा ऐलान किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि कैला देवी, रामदेवरा, अजमेर दरगाह, पुष्कर, खाटू श्याम, गोगा मेड़ी, बिनेश्वर धाम, पांडु पोल अलवर, बुड्ढा जोहड़ गंगानगर, साथ ही बीकानेर मुकाम धाम के लखी मेलों में जाने वाले रोडवेज बसों में श्रद्धालुओं को 50% किराए में छूट मिलेगी। आसान शब्दों में कहें तो ये जो भी धार्मिक स्थल है वहाँ पे जो लोग भी जाएंगे तो वहाँ पे जाने के लिए जो रोडवेज बसें चलती हैं उनमें 50% की छूट दी जाएगी यानी कि किराया आधा लगेगा। साथ ही एक और बड़ा ऐलान किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि लंपी वायरस से मरी गायों पर मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे की रकम 40,000 रूपए तय की गई है। इसके अलावा ये भी ऐलान किया गया है कि चिरंजीवी योजना के तहत अब 10 लाख की बजाय 25 लाख रूपए तक का इलाज बिल्कुल फ्री होगा। साथ ही एक और बड़ा ऐलान किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा वाले परिवारों को बिल्कुल फ्री में फूड के पैकेट दिए जाएंगे। इसमें गेहूँ, दाल, तेल साथ ही में मसाले होंगे। एक और बड़ा ऐलान किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि 76 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत केवल 500 रूपए में सिलेंडर दिया जाएगा यानी कि सिलेंडर के अंदर की गैस। वैसे शायद आप जानते होंगे अभी देश के अक्सर शहरों में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रूपए से भी ज्यादा है। हालांकि अब राजस्थान के 76 लाख परिवारों को केवल 500 रूपए में ये गैस सिलेंडर मिलेगा। वहीं एक और बड़ा ऐलान किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि घरेलू उपभोक्ताओं को अब हर महीने 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी यानी कि राजस्थान में जो भी रहने वाले हैं उन सभी को हर महीने 100 यूनिट बिजली बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि आपने जाना कितने बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। उम्मीद है इन ऐलानों को जानने के बाद आपका भी मन कर रहा होगा कि ऐसे ऐसे ऐलान हमारे राज्य की सरकारें भी करें। अगर मन कर रहा है तो आप अपनी बात को और अपनी मांग को इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। क्या पता किसका किया गया कमेंट आने वाले दिनों में असर दिखा दे। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सूरज के एक हिस्से के टूटने को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक सूर्य का एक बड़ा हिस्सा अपनी सतह से टूट गया है और अब वो एक बवंडर की तरह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। बताया गया इसकी वजह से वैज्ञानिक भी हैरान है और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। बताया गया इस घटना को नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने रिकॉर्ड किया है जिससे ये पता चला है कि सूरज का एक बड़ा हिस्सा टूट गया है और वो उसी के चक्कर लगा रहा है। बताया गया ऐसा होने की वजह से आने वाले दिनों में पृथ्वी पर कम्युनिकेशन पे असर पड़ सकता है। बताया गया ऐसा सूर्य से जो रेडिएशन निकलती है उसकी वजह से होगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है गीता जीपीटी को लेकर। जानकारी के मुताबिक एआई चैटबॉट चैट जीपीटी और गूगल के बार्ड के बाद एआई चैटबॉट तकनीक को लेकर होड़ से शुरू हो गई है। बताया गया गूगल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने भगवान
भगवत गीता से प्रेरित होकर AI चैटबॉट गीता GPT को विकसित किया है। यानी कि एक और नया चैटबॉट आया है जिसे नाम दिया गया है गीता GPT। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो इस चैटबॉट को भगवत गीता के हिसाब से डिजाइन किया गया है। यानी कि आप इस चैटबॉट से जो भी सवाल पूछेंगे, अपनी जो भी परेशानी बताएंगे, तो वो उसका जवाब भगवत गीता के हिसाब से देने की कोशिश करेगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है BBC को बैन करने की मांग को लेकर। जी हाँ, देश के सबसे बड़े कोर्ट ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार को BBC की डॉक्यूमेंट्री के साथ साथ देश में BBC पर पूरी तरह से बैन लगाने वाली याचिका खारिज कर दी है। असल में ये याचिका हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता ने लगाई थी, जिसमें यह कहा गया था कि BBC द्वारा PM मोदी के बारे में जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है उस पर तो बैन लगाया ही जाए, साथ ही में देश के अंदर BBC को भी पूरी तरह से बैन कर दिया जाए। हालांकि देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता की इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है और कह दिया है कि आपकी बात में कोई तर्क नहीं है। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि आप क्या चाहते हैं, हम पूरी तरह से सेंसरशिप लगा दें, आखिर ये सब क्या है। साथ ही कोर्ट ने बाद में कहा कि अब हमारा समय बर्बाद न करें, ये याचिका यानी कि BBC को बैन करने की याचिका पूरी तरह से गलत है, इसलिए इस याचिका को बर्खास्त किया जाता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उससे जुड़े अपडेट को लेकर। जानकारी के मुताबिक तुर्की और सीरिया में भूकंप से हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक तुर्की और सीरिया में भूकंप की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या 22,000 से ज्यादा हो गई है। वहीं घायलों की संख्या 75,000 के करीब हो गई है। बताया गया अकेले तुर्की में 18,991 लोगों की जान गई है। वहीं 35,000 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं सीरिया में 3377 लोगों की जान गई है और 4,000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। यानी कि सबसे ज्यादा तबाही तुर्की में देखने को मिल रही है। अब दोस्तों इसी बीच एक और बड़ी परेशानी की खबर आ रही है। एक्सपर्ट की तरफ से ये दावा किया गया है कि तुर्की में एक बार फिर जल्दी 7 तीव्रता का भूकंप आ सकता है। यानी कि वैसा ही भूकंप जैसा कि अभी हाल ही में 6 फरवरी को आया था और उस भूकंप के आने की वजह से हजारों लोगों की जान जा चुकी है। जैसा कि आप खुद जानते हैं, हम आपको रोजाना इसके अपडेट बता रहे हैं और 75,000 लोग घायल हैं। हालांकि बताया गया है आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। अभी हाल ही में WHO ने तो यहाँ तक दावा किया था कि जान गंवाने वालों की संख्या 40,000 तक जा सकती है। वहीं दोस्तों इसी बीच भूकंप को लेकर एक और खबर आ रही है जिसमें ये बताया गया है कि भूकंप के 52 घंटे के बाद अभी हाल ही में बीते रोज एक 8 साल का बच्चा जिंदा निकला है। इसी की वजह से अब कई सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर कोई मलबे में दब जाता है, क्योंकि भूकंप तो कहीं पर भी आ सकता है, इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है कि अगर भूकंप की वजह से या किसी भी वजह से कोई व्यक्ति मलबे में दब जाता है तो आखिर वो कितने दिन तक जिंदा रह सकता है। तो इस बारे में पहले बताया गया है खाने पीने के हिसाब से कि अगर किसी को पानी नहीं मिलेगा तो वो 3 से 7 दिन तक जिंदा रह सकता है। जाहिर बात है ये जो 3 से 7 दिन बताए गए हैं तो ये लोगों की अपनी अपनी ताकत पर है। वहीं बताया गया है खाने के बिना कोई व्यक्ति 1 से 2 महीना तक जिंदा रह सकता है। वहीं नींद के बिना यानी कि सोए बिना 11 दिन तक जिंदा रह सकता है। साथ ही में ये पूछा जाए कि अगर कोई मलबे में दब जाता है तो वो कितने दिन तक जिंदा रह सकता है, तो इस बारे में अमेरिका के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में इमरजेंसी और डिजास्टर मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर जेरोन ली कहते हैं कि आमतौर पर 5वें से लेकर 7वें दिन तक मलबे के नीचे से किसी का जिंदा निकलना काफी दुर्लभ होता है। आसान शब्दों में कहें तो ये बताया गया है कि 5 दिन के बाद या फिर 7 दिन के बाद बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो मलबे के अंदर जिंदा रह सकते हैं। हाँ, लेकिन 5 दिन तक अक्सर लोग मलबे के अंदर जिंदा रह सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है PM मोदी द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो को लेकर। जी अभी आप अपनी स्क्रीन पर एक वीडियो को देख पा रहे होंगे जिसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रोज खुद शेयर किया है। असल में PM मोदी बीते रोज मुंबई में वंदे भारत ट्रेन के लोकार्पण के लिए गए हुए थे, यानी कि हरी झंडी दिखाने के लिए। आपको बता दें ये वंदे भारत ट्रेन मुंबई से साईनगर और मुंबई से सोलापुर के बीच चलाई जाएंगी। बताया गया PM मोदी की इस हरी झंडी दिखाने के बाद अब महाराष्ट्र में वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 4 हो जाएगी, जबकि देश में अब कुल वंदे भारत ट्रेनों की संख्या रूट के मामले में 10 हो जाएगी। वहीं दोस्तों अगली खबर भी PM मोदी को लेकर आ रही है। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने बीते रोज दाऊदी बोहरा समुदाय के अल जामियातुस सैफिया अरेबिक एकेडमी के कैंपस का उद्घाटन किया। आपको बता दें ये कैंपस उपनगरीय अंधेरी के मरोल में बना हुआ है, यानी कि मुंबई में, जहाँ PM मोदी समुदाय के प्रमुख सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन का हाथ थाम कर चले। साथ ही में PM मोदी ने वहाँ पे लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन साहब के परिवार की 4 पीढ़ियों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं यहाँ PM या CM के नहीं बल्कि एक परिवार के सदस्य के रूप में आया हूँ। मुझे ये सौभाग्य मिला है जो हर किसी को नहीं मिलता। साथ ही PM मोदी ने कहा कि आपने इस कैंपस की स्थापना करके 150 साल का पुराना सपना पूरा किया है। साथ ही कहा यह अकेडमी समुदाय के लिए सीखने की परंपरा और शैक्षणिक संस्कृति को बचाने का काम करती है। वहीं PM मोदी ने अपने संबोधन में दांडी आने का भी अनुरोध किया। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ऋषभ पंत को लेकर। जानकारी के मुताबिक भारत के विकेट कीपर और बैटर ऋषभ पंत हॉस्पिटल के बाहर निकलकर चलते हुए नजर आए हैं। उन्होंने बैसाखी के सहारे चलने के कुछ फोटोज सोशल मीडिया पे खुद शेयर किए हैं। इन फोटोज के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है, 1 कदम आगे, 1 कदम स्ट्रॉन्गर, 1 कदम बेहतर। दोस्तों शायद आप जानते होंगे पिछले साल 30 दिसंबर को कार एक्सीडेंट में घायल होने के बाद ऋषभ पंत ने पहली बार खुद के फोटो शेयर किए। मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। हालांकि अब जो नई फोटो सामने आई है
उसको देख के ये लगता है कि वो पहले सब काफी बेहतर हो चुके हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है टीम इंडिया के टेस्ट मैच को लेकर। दोस्तों आपको बता दें, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर में खेला जा रहा है। इसी पहले मुकाबले के दूसरे दिन का खेल बीते रोज शुक्रवार को समाप्त हो गया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 177 रन बनाए हैं। इसके जवाब में भारत ने 7 विकेट खोकर 321 रन बना लिए हैं, यानी कि भारत के पास 144 रन की बढ़त है। वहीं रविंद्र जडेजा के साथ अक्षर पटेल क्रीज पर टिके हुए हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है करण कुंद्रा को लेकर। जानकारी के मुताबिक करण कुंद्रा अपने नए शो तेरे इश्क में घायल को प्रमोट कर रहे थे, तभी उन्होंने अजान की आवाज सुनी और प्रेस कॉन्फ्रेंस को कुछ देर के लिए रोक दिया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। वीडियो में वो कहते नजर आ रहे हैं कि हम लोग अजान के लिए 2 मिनट रुक जाते हैं, फिर सभी लोग कुछ देर के लिए शांत हो गए। करण का ये जेस्चर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है और फैंस इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। साथ ही कई फैंस ये भी कह रहे हैं कि यही तो देश की खूबसूरती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान को लेकर। जानकारी के मुताबिक आर्थिक तंगहाली से परेशान पाकिस्तान बेल आउट पैकेज को लेकर IMF के साथ कोई डील फाइनल नहीं कर पाया है। बेल आउट पैकेज को लेकर दोनों के बीच 10 दिनों से बातचीत चल रही थी, यानी कि पाकिस्तान को जो कर्जा लेना है IMF से, उसको लेकर बातचीत बीते 10 दिनों से चल रही थी। कर्ज देने के बदले IMF की कुछ शर्तें थी। हालांकि अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक 10 दिनों की बातचीत होने के बाद ये पूरी मीटिंग बेनतीजा रही है और IMF की टीम लोन को अप्रूव किए बिना ही चली गई है। हालांकि इसके बावजूद अभी भी पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री को पूरी उम्मीद है कि वो जल्द ही किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। हालांकि IMF की टीम बीते शुक्रवार को पाकिस्तान से वापस निकल गई है। जाहिर बात है, कर्ज न मिलने की वजह से पाकिस्तान के जो हालात हैं वो और ज्यादा बदतर हो सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी को लेकर। जानकारी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। इसकी वजह से 4 नेशनल हाईवे समेत 176 सड़कों पे आवाजाही बंद हो गई है। बताया गया पिछले 24 घंटे में राज्य के 470 बिजली और 10 पानी सप्लाई प्लांट ठप हो गए हैं। वहीं इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में तापमान में गिरावट और पहाड़ी मैदानी इलाकों में अलग अलग जगह पर बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। जाहिर बात है, ये एक और परेशानी सामने आ गई है। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में भी बारिश और लैंडस्लाइड से कश्मीर घाटी को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एकमात्र 270 किलोमीटर लंबा नेशनल हाईवे चट्टाने गिरने से NH1 पर पंथियाल कैफेटेरिया मोड़ और दलवास के पास 200 से ज्यादा गाड़ियां फंस गई हैं। हालांकि मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो हिमाचल प्रदेश में अभी कई जगहों पे भारी बर्फबारी हो रही है। इसी की वजह से परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। आइए दोस्तों अब अगली खबर में जानते हैं कि आज 11 फरवरी 2023 को देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, साथ ही में सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में हल्की या फिर मध्यम बारिश हो सकती है। हल्की या फिर मध्यम बारिश हो सकती है। बर्फबारी होने की भी आशंका जताई गई है। इसके अलावा भी उत्तरी पंजाब, पूर्वी असम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में आज हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही ये भी कहा गया है कल 12 फरवरी से उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में दिनों रात के तापमान में काफी गिरावट आने की उम्मीद है। जाहिर बात है, इसकी वजह से अभी के मुकाबले ठंड और बढ़ जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है हिंडनबर्ग और अडानी ग्रुप को लेकर। जानकारी के मुताबिक देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार को अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से जुड़ी 2 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी से भविष्य में निवेशकों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसके सुझाव देने के लिए कहा है। दोस्तों आपको बता दें, सेबी वही डिपार्टमेंट है जो पूरे शेयर बाजार का लेखा जोखा रखती है। तो अब सेबी से देश के सबसे बड़े कोर्ट ने निवेशकों की सुरक्षा को लेकर सुझाव मांगे हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि वो इस मामले पर अब अगली सुनवाई आने वाले सोमवार को करेंगे। असल में हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर जो याचिका दायर की गई है उसमें ये दावा किया गया है कि हिंडनबर्ग ने शेयरों को शॉर्ट सेल किया है, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान हुआ है। साथ ही याचिका में हिंडनबर्ग रिसर्च के जो फाउंडर हैं उन पर FIR दर्ज करने की मांग की गई है। असल में दोस्तों कई लोगों को ये लगता है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है अडानी ग्रुप के बारे में, जिसमें गौतम अडानी की कंपनी पर और उनके शेयरों पर जो कई तरह के आरोप लगाए गए हैं, तो कई लोगों का मानना है कि ये आरोप गलत है। तो उसी हिंडनबर्ग के खिलाफ याचिका दायर की गई है, अब जिस पर अगली सुनवाई आने वाले सोमवार को होगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है राम जन्मभूमि को बम से उड़ाने की धमकी देने को लेकर। जी हां, राम जन्मभूमि मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले व्यक्ति और उसकी पत्नी को महाराष्ट्र के अहमदनगर से गिरफ्तार किया गया है। बताया गया बीते 2 फरवरी को सुबह लगभग 5 बजे राम जन्मभूमि के परिसर के पड़ोस में रहने वाले मनोज कुमार को किसी ने फोन पर राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। दोस्तों हमने आपको ये खबर 3 फरवरी को बताई थी। अब अयोध्या की पुलिस ने जांच में ये पाया है कि आरोपी ने अपनी गर्लफ्रेंड के भाई को फंसाने के लिए उसके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया और राम मंदिर परिसर को उड़ाने की धमकी दे दी ताकि जो उसके गर्लफ्रेंड का भाई है वो फंस जाए। जांच में पता चला है कि अनिल रामदास घोड़के उर्फ बाबाजान मूसा नाम के व्यक्ति ने दिल्ली के बिलाल को फंसाने की नियत से नेट कॉलिंग करते हुए उसके नाम की धमकी दी। हालांकि अभी इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, पति पत्नी दोनों को। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पुतिन से सर्वोच्च सम्मान वापस लेने को लेकर। जी हां, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अभी हाल ही में बीते 8 फरवरी को देर रात यूक्रेन के राष्ट्रपति
वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की। इसके बाद वो गुरुवार को यूरोप की सबसे बड़ी संसद EU की पार्लियामेंट में भाषण देने के लिए जेलेंस्की को अपने साथ प्लेन में लेकर गए। इन दोनों ही घटनाओं के अगले दिन शुक्रवार को यानी कि बीते रोज मैक्रों ने कहा कि मैं पुतिन को दिया हुआ फ्रांस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान छीन सकता हूं, बस उसके लिए सही समय का इंतजार कर रहा हूं। असल में बात यह है कि फ्रांस ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को सर्वोच्च सम्मान दे रखा है। हालांकि फ्रांसी से आने वाले दिनों में वोलोदिमीर पुतिन से छीन सकता है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पेटीएम को लेकर। जानकारी के मुताबिक अलीबाबा ग्रुप ने पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस में अपनी बची हुई 3.4% की हिस्सेदारी भी बेच दी है। इसके साथ ही अलीबाबा ग्रुप की इंडियन पेटीएम में अब कोई हिस्सेदारी नहीं बची है। रिपोर्ट के मुताबिक अलीबाबा ग्रुप ने बीते 10 जनवरी को ब्लॉक डील में पेटीएम के करीब 2.1 करोड़ शेयर बेच दिए हैं। आपको बता दें पेटीएम में अलीबाबा ग्रुप की 6.26% की हिस्सेदारी थी। हालांकि अब पूरी हिस्सेदारी बेच दी गई है। बताया गया अलीबाबा द्वारा पेटीएम में अपना हिस्सा बेचे जाने पर पेटीएम का जो शेयर है वो लगभग 0.8% गिरकर 650 पे बंद हुआ। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की शादी को लेकर। जानकारी के मुताबिक दोनों की शादी का पहला वीडियो सामने आया है, जिसमें कपल रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं। इससे जुड़े वीडियो की झलक आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कई सारे लोगों के नौकरी जाने को लेकर। जी हाँ, गूगल, अमेज़न जैसी बड़ी टेक कंपनियों के बाद अब टिकटॉक और याहू ने भी छटनी की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टिकटॉक ने इंडिया में अपने सभी स्टाफ को नौकरी से हटा दिया है। वैसे शायद आप जानते होंगे लगभग 3 साल पहले टिकटॉक को अपने देश में बैन कर दिया गया था। हालांकि इसके बावजूद भी टिकटॉक के इंडिया में 40 एम्प्लॉयज मौजूद थे। हालांकि अब इन्हें हटा दिया गया है। वहीं याहू को लेकर ये खबर दी गई है कि याहू ने अपनी कंपनी में 20% कर्मचारियों को हटा दिया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पंजाब में डीजल की लूट को लेकर। जी हाँ, पंजाब के जिला रूपनगर में आनंदपुर साहिब गढ़शंकर मार्ग पर जज चौक टी पॉइंट पर एक टैंकर पलट गया। ये टैंकर डीजल से भरा हुआ था, जो कि पेट्रोल पंप पे सप्लाई के लिए जा रहा था। टैंकर पलटते ही लोगों ने टैंकर में सवार लोगों को बचाने के लिए इतनी दरियादिली नहीं दिखाई जितनी तेल को बहने से बचाने के लिए बाल्टियों, तसलों और कैनियों में भर के ले जाने में दिखाई। यानी कि टैंकर के पलट जाने पर उसके अंदर जो लोग थे उनको बचाने पे ज्यादा लोगों ने गौर नहीं किया, बल्कि टैंकर पलट जाने की वजह से जो डीजल निकलने लगा लोग उसको लूटने में लग गए। हालांकि दोस्तों आपको बता दें ऐसा करना बेहद ही खतरनाक हो सकता है। अभी हाल ही में कुछ साल पहले ऐसा ही पाकिस्तान में हुआ था। एक टैंकर पलट गया और कई सारे लोग पेट्रोल या डीजल की लूट करने लगे, तभी टैंकर ब्लास्ट हो गया और सभी लोग खड़े खड़े जल गए। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है हरियाणा में 292 सरकारी स्कूलों के बंद होने को लेकर। जी हरियाणा में 292 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बताया गया इन स्कूलों में छात्रों की संख्या 25 से कम थी। इसी की वजह से अब इन 292 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।